Good evening, one of you. First of all, wishing you all very happy Diwali. I hope आपने दिवाली में काफी एंजॉय किया होगा और आपकी दिवाली काफी अच्छी और सेफली रही होगी। तो वेरी गुड टू सी यू ऑल अगेन। तो जैसा कि आप सबको पता है, वी आर ऑलरेडी डिड आर 2-3 सेशंस बिफोर। उसमें हमने पहले सेक्शन पे बात की थी हैप्पीनेस के बारे में कि क्या हम रियली हैप्पीनेस क्या है, वो क्या हम रियली हैप्पी है। फिर हमने आगे समझा कि व्हाट इज सोल। फिर सोल के बाद हमने समझा कि हु इज द सुप्रीम गॉड क्या है, और उसका हमने थोड़ा कंसेप्ट देखे साइंटिफिकली। उसके बाद में हमने फिर स्क्रिप्चर से बात की। तो पिछला सेशन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था, तो, तो पिछला सेशन था स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो जो नॉलेज को गेन करने का जो उसमें मेथड से, उसमें एक था प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर एक था अनुमान प्रमाण, और फिर था एक शब्द प्रमाण। तो हमने उसमें ये देखा था कि कैसे जो शब्द प्रमाण होता है वो कैसे सबसे बेस्ट वे होता है नॉलेज को एक्वायर करने का। फिर उसके अलावा हमने समझा था कि क्या क्या चीजें, 4 डिफेक्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारे सेंसेस के 4 डिफेक्ट्स है, कि जैसे कि हमारी जो आँख है, हमारी आँख का लिमिटेशन है कि हम एक स्पेसिफिक रेंज तक ही देख सकते हैं। हमारे जो ईयर्स है उसका भी एक लिमिटेशन है कि हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का ही साउंड सुन सकते हैं। हमारी टंग का एक लिमिटेशन है कि हम अगर अभी पहले कुछ गुलाब जामुन खा ले फिर और कुछ खाएंगे तो वो चीज़ हमको फीकी लगेगी। ये इस प्रकार से हमारी कुछ स्किन पे लिमिटेशन है। पहले किसी ठंडी चीज को छुएंगे या गर्म चीज को छुएंगे, फिर बाद में किसी और को टच करेंगे तो वो हमें अफेक्ट करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि कैसे हमारी बॉडी में कुछ कुछ डिफेक्ट्स है। तो उन डिफेक्ट्स के चलते अगर हम उनसे नॉलेज परसीव करेंगे और उसके बेसिस पे हम कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बना सके, उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट आता है। तो हमने इस प्रकार से देखा था। तो वी कैन स्टार्ट पीपीटी प्रेजेंटेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस के ऊपर। तो जो वेद है वो हमें कंप्लीट नॉलेज देता है।
जैसे कि जो साइंस का है वो जो प्रोग्रेस सॉल्यूशंस मतलब प्रोग्रेसिव उसकी स्टडी होती है। पहले जैसे कि बोला इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नेचर, फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा आगे उसको और जब उस पर स्टडी हुआ तो वो पता चला इट इज अ वेव नेचर। फिर आगे और जब स्टडी हुआ तो उस पर पता चला इट इज ओवर डुअल नेचर। सो साइंस जो है प्रोग्रेसिव है। जैसे कि वैक्सीन बना, अभी कोविड में वैक्सीन आया तो उसको हमने थोड़ा चीजें कॉम्प्रोमाइज करके उस वैक्सीन को लॉन्च किया क्योंकि उसका बेनिफिट ज्यादा था उस समय। पर अब धीरे धीरे उसके स्टडीज आ रही है तो उसके हमें साइड इफेक्ट्स और चीजें समझ आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारी ड्रग्स और उन सब पे प्रोग्रेसिव रिसर्च चलती है, उससे उनके इफेक्ट समझ आते हैं। सो जो वो है साइंस से जो हमें मिलता है वो एक्चुअली थोड़ा पार्शियल ट्रुथ है। वो गलत नहीं है, दैट इज द पार्शियल ट्रुथ। बट जैसे कि वेद है जो उसका नॉलेज है दैट इज अ कंप्लीट नॉलेज। जैसे कि हजारों साल पहले से अगर बोला गया कि दैट वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द स्पिरिट सोल। सो आज भी वो चीज ऐसी ही है। आज वो चीज बदल नहीं गई, दैट इज एज इट इज, दैट वी आर दिस बॉडी बट वी आर नॉट द, सॉरी, वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। सो दैट इज। सो हमारी लाइफ में हम सब प्रॉब्लम फेस करते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती आती है। बट व्हाट वी लुक फॉर द सोल्यूशन फॉर इट। हम ऐसा नहीं प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते, हम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई गिर जाता है, कभी हमारे कंधों पे लग जाती है तो व्हाट वी जनरली डू, हम उस पर थोड़ा कुछ मलहम लगा सकते हैं, कुछ स्प्रे लगा सकते हैं, अ, लगा सकते हैं। उससे हमें एक रिलीफ मिल जाएगा, इट इज अ गुड सोल्यूशन, ठीक है, हमने वो कर लिया। बट जरूरी नहीं है वो उससे उसका परमानेंट सोल्यूशन हो। व्हाट वी गेटिंग इज, उससे हमें उससे हमें एक टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है उस चीज से। आई एम ऑडिबल? ओके, थैंक यू। तो उस चीज से हमें टेम्पररी सोल्यूशन मिल सकता है, बट उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? दैट वी गो टू डॉक्टर, हम जाए डॉक्टर के पास, जाए हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे हम हमारा एक्सरे डन करा ले और डॉक्टर को हम एक बार हमारा चेकअप करा ले तो उससे पता चल जाएगा दैट हमारे अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई लिगामेंट टिश्यू या मसल इंजरी तो नहीं है, और फिर हम उसका ट्रीटमेंट लें। दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन। सो हम टेम्परेरी सोल्यूशन चाहते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन? ऑब्वियसली वी ऑल नीड इज परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लाइक मेरा रूम है, मेरे रूम में कोई आया, उसने बोला स्मेल आ रही है, ठीक है, मैंने देखा स्मेल आ रही है यार, ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल स्प्रे द रूम, रूम फ्रेशनर आई विल स्प्रे। तो उससे वो जो स्मेल है वो थोड़ी देर तक के लिए कवर हो गई, फिर वापस से स्मेल आने लगी, अगेन आई विल स्प्रे सम रूम फ्रेशनर और ऑर्डेन लाइक दैट। बट फिर मैं मेरे क्या रूम की सफाई करूंगा तो मेरे को पता चलेगा अच्छा यहाँ पे तो ये चूहा मरा हुआ था इसलिए स्मेल आ रही थी। तो जब मैं उस चूहे को रूम से बाहर निकाल के डिस्पोज कर दूंगा, दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन। सो व्हाट वी नीड इज वी नीड अ परमानेंट सोल्यूशन दैट इज लास्टिंग सोल्यूशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, लास्टिंग सोल्यूशन। तो जो हमें स्टॉप गैप सोल्यूशन है वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए। अब लास्टिंग सोल्यूशन की बात करी है तो हम सबका एक यही मानना है ना कि अगर मैं बोलूंगा आपको खुशी कितनी चाहिए तो आप बोलोगे हमें इतनी खुशी चाहिए। और अगर मैं बोलूंगा आपको दुख कितना चाहिए तो आप बोलोगे जीरो। व्हाट वी बेसिकली व्हाट इज, वी नीड अ फुल स्टॉप ऑन ऑल सफरिंग। हमें हमारी सारी सफरिंग पे फुल स्टॉप लगाना है। बट ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। क्यों? बिकॉज हमें हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम ही नहीं मालूम। बट जब हमें ये रियल प्रॉब्लम समझ आएगी देन हम उस चीज पे काम कर पाएंगे। सो आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ कुछ बताना चाहेगा कि किसको कोई प्रॉब्लम है? कोई हो सकता है कोई अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके हो कि यार मैं और गोरा होना चाहता हूँ, या मैं मोटा हूँ, मैं पतला होना चाहता हूँ। इस टाइप से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, बताना चाहेगा? अतुल, चारू, धीरज, जितिशा, प्रणय, स्तुति, सुमित, अवनी, भाविका, एनीवन? यू कैन कंटिन्यू Yes. आप। यस, यस।
प्लीज। सर यही प्रॉब्लम्स रहती हैं कि मतलब जैसे कि किसी का वेट ज्यादा है तो उसको थोड़ा वेट लॉस करने के लिए, और किसी को कम है तो उसको थोड़ा और गेन करने के लिए, मतलब कोई भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रहता है कभी भी। यस, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। नो जॉब, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। किसी के होता है दिक्कत हो सकती है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं टेंशन, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट क्या ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं? कोई बता सकता है व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स? रियल प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा तो फॉर सोचिए। एग्जाम्पल किसी के पास कोई हैंडीकैप्ड है, दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम। कोई मेंटली सिक, बॉर्न ही मेंटली सिक हुआ है, या कोई सिंड्रोम के साथ हुआ है, दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। एनीवन? और कुछ कोई बताना चाहेगा? तो आई थिंक कि प्रॉब्लम हम जितनी होती नहीं उतनी खुद बनाते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव। अगर जितना हमारे पास है उसमें हम सेटिस्फाई रहेंगे तो अपन को प्रॉब्लम दिखेगी ही नहीं। बहुत संज्ञान भावी का पार्शली करेक्ट। लेट्स सी व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स। यस, इट इज कॉमन टू ऑल। लाइक किसी की प्रॉब्लम हो सकती है उसको हेडेक हो, किसी की प्रॉब्लम हो सकती है वो मोटा हो, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है उसके पास पैसा नहीं है। बट जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है? दैट इज कॉमन टू ऑल। जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है? नोबडी वांट्स इट। जैसे कि हमारे कॉलेज में मैंने देखा था कि कोई आसपास के थोड़ी एक दो दुकान हम लोग कुछ स्मोक करते हैं। तो कुछ वहाँ पे लड़के आती है, वो बोलती है यार ये यहाँ पे स्मोक होता है, यहाँ पे हमें आना पसंद नहीं है। और कुछ लड़के होते हैं वो बोलते हैं हमें तो यहीं पे आना पसंद है। तो कुछ सेम प्रॉब्लम, मतलब एक के लिए वो जिस प्रॉब्लम है दूसरे के लिए वही क्या अट्रैक्शन। सिमिलरली लिकर, किसी को हो सकता है लिकर कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन अच्छा लगता है उसके लिए वो बढ़िया, ऊपर किसी के लिए नहीं है। है ना? तो इस प्रकार से किसी को वो चीज़ चाहिए, किसी को वो चीज़ नहीं चाहिए। बट रियल प्रॉब्लम कैसी है? इट्स कॉमन टू ऑल, नो बडी वॉन्ट्स इट। और तीसरी बात क्या है? नो बडी कैन अवॉइड इट। वो चाहते भी उस चीज़ को खत्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अवॉइड। तो अब कोई बता सकता है कि रियल प्रॉब्लम क्या होगी? सर हम नेचुरल सर कोई डिजास्टर। पैंडेमिक। यस, राइट। जो मोर गैसेस। प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। जैसे? सर एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, जैसे भी हमारा नीट 2025 का पेपर हुआ था, तो वो जेन्युइनली काफी टफ पेपर था। तो जैसे हम लोग नॉर्मली पेपर देख के आते तो हम कहते हैं कि हमारे लिए ये सेक्शन टफ है या ये टफ है। वो इक्वली सबके लिए ही टफ था, तो उसे एक कंसीडर कर सकते हैं। वैसे काफी मटेरियलिस्टिक होगा वो, बट यहाँ पे सिर्फ। आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो एवरीवन हैज हर्ड ऑफ गौतम बुद्ध। हर किसी ने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। तो प्रीवियस नेम वाज सिद्धार्थ। एंड वो एक राजकुमार थे, वो राजघराने में रहते थे। तो उनको कभी भी जो उनका महल था, ये पैलेस था, उसके बाहर उनके जो पिताजी थे, जो राजा थे, वो कभी भी जाने नहीं देते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने जो उनके फादर से बहुत बार रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे को बाहर जाने दो, मेरे को बाहर जाने दो। तो एक दिन उनके फादर ने, जो राजा थे, उन्होंने बोला ठीक है चलो इसको, इतना ये इतने दिनों से बोल रहा है, रोज बोलता है, तो उसको बाहर भेजते। तो उन्होंने अपने थोड़े बहुत ऐसे मिनिस्टर और जो भी उनके सिपाही रहते थे उनके साथ उसको बाहर भेजा। तो वो जब बाहर गए तो अपने जो उनका शहर था, नगर था, उसमें वो जा रहे थे अपने रथ पे बैठ के। तो उन्होंने देखा एक लेडी थी, वो काफी, उसका पेट बड़ा था। तो वो अपने मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं कि इस लेडी का पेट इतना बड़ा क्यों है, ऐसे बाहर क्यों है, इसका पेट अंदर क्यों नहीं है? तो उसका मिनिस्टर बोलता है दैट उस लेडी के पेट में एक बेबी है। तो फिर वो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं
कि ये बेबी अंदर क्यों है, बाहर क्यों नहीं है? तो बोलते नहीं, बेबी 9 महीने तक अंदर है। बोले मतलब तो 9 महीने तक ये अंदर ही रखा है, सिर्फ पेट में। अच्छा, तो बाहर कब आएगा? बोले 9 महीने बाद आएगा। अच्छा ठीक है। तो फिर वो थोड़ा और आगे चले। आगे चले तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन है, मतलब एक बूढ़ा सा आदमी है, लकड़ी लेके धीरे धीरे चल रहा है, झुका हुआ काफी शरीर है, चलने में काफी दिक्कत हो रही है। तो पूछते हैं ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? तो बोलता है इसकी उम्र हो गई है तो बूढ़ा हो गया। बोला ऐसा क्यों हो रहा है? बोले नहीं, वो तो सब बूढ़े होते हैं, वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही चल पाएगा, उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची। अच्छा ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर उसको बहुत खांसी चल रही है। मैंने पूछा ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर उसका वो मैं इससे उसको पता था कि यार ये तो बीमार हो रखा है, इसको बहुत सर्दी खांसी हो रखी है, ये तो बीमार है। बोले ये क्या है? बोले नहीं, सबको होती है बीमारी, किसी को कुछ किसी को कुछ। बोले बीमारी सबको होती है, ये बीमार हो रहा है, बीमारी सबको होती है। आप देखिए मतलब बीमारी, तो इस प्रकार से। तो फिर वो थोड़ा और आगे चला तो एक आदमी की एक जो लास्ट वो होता है अपना फ्यूनरल फ्यूनरल जा रहा था। उससे चार लोगों ने उसको कंधे पे लेके जा रहे थे। तो वो फिर क्वेश्चन करता है, बोले ये आदमी इस पे लेटा क्यों, इसको ये सब कहा ले जा रहे हैं? तो फिर वो बताते हैं नहीं, ये आदमी अब रहा नहीं है, ही इज डेड, तो उसको उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। सो इस प्रकार से वो गौतम बुद्ध से बाहर जब घूम रहे थे, जो सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने हमें रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बताई। तो अब कोई गेस करना चाहेगा व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? तो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हॉस्पिटल्स में देखते हैं जो पेशेंट्स हैं जिसको ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो काफी लॉन्ग टर्म है या फिर ऐसी हैं जिनके कोई इलाज ही नहीं है, दैट वाज आल्सो अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। मतलब डिजीजेस, यू वांट टू से डिजीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ? एजिंग। और सर हमारा जो एज का बढ़ना है, एज के साथ जो हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, वो सब भी अच्छा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। मीन्स ओल्ड एज। हाँ सर। ओल्ड एज रियल, ओके। तो सर लाइक अभी अभी जैसे फॉर yes, एग्जांपल हम मतलब जिस एज में है वहां पर मनी हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी कमाने का जरिया नहीं है। उसके बाद जब हमारे पास सर फॉर एग्जांपल किसी के पास जॉब है बट उसको लाइफ में मतलब लाइक पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या फिर आगे फ्यूचर का टेंशन हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद सर जब बूढ़े हो जाते हैं तो हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं। यस। तो काफी हद तक संध्या ने अब चीजें ग्रास्प कर ली। तो लेट्स सी व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। बर्थ, डिजीजेस, ओल्ड एज, दीज आर कंसिडर्ड एज द फोर रियल, ये चारों जो है, ये फोर रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कंसिडर है। भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को बताते हैं, मतलब 13 चैप्टर, 13 चैप्टर में फ्रॉम 8th to 12th श्लोक। एनी वन ऑफ यू कैन रीड दैट ट्रांसलेशन? One who can perceive birth, death, old age, and disease as real problems is in knowledge. Bhagavad Gita 13.8 to 12. तो दीज आर द फोर रियल प्रॉब्लम। देखिए, जैसे जो बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ है, इट इज कॉमन फॉर ऑल, nobody wants it but nobody can avoid it, है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन एग्री? आई थिंक सभी एग्री करेंगे। Yes, sir. कि हाउ बर्थ, बर्थ कैसे प्रॉब्लम है? वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो थोड़ा बर्थ के बारे में समझिए। जब बर्थ, जब 9 महीने एक बेबी जो फीटस होता है वो वूम में रहता है, तो किस कंडीशन में रहता है? क्या उसको घूमने फिरने के लिए कोई मिलता है? क्या उसको बढ़िया पिज्जा बर्गर या नेटफ्लिक्स एंड चिल करने को मिलता है, मूवी देखने को मिलता है? उसको क्या दोस्तों के साथ बाहर घूमने को मिलता है? नहीं। वो अकेला रहता है। अकेला भी किस में रहता है? ही लिव्स इन द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? इट इज द फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ द स्टूल्स एंड द म्यूकस और द यूरिन पास बाय द फीटस। जिसने यूरिन म्यूकस खुद पास किया, स्टूल खुद पास किया है, वो उसी फ्लूइड में खुद रहता है।
सो इमेजिन आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जो पूरा इस प्रकार से पानी से भरा हुआ हो, और उसमें आपको 9 महीने तक रहना है। सो इट इज सफरिंग और व्हाट? ऑब्वियसली एक टाइप की सफरिंग हुई ना ये। तो उसका एक छोटा सा वीडियो वी कैन प्ले। सर अनम्यूट कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो देखिए कैसे ये भी एक सफरिंग है, बर्थ। तो द नेक्स्ट इज द ओल्ड एज। ओल्ड एज नोबडी वांट्स इट। कौन कौन अपने से बूढ़ा होना चाहते हैं? कोई नहीं होना चाहता हो, बट आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो दैट इज द प्रॉब्लम। सी हाउ हॉलीवुड एक्टर्स चेंज। यस, हम उसके लिए क्या करते हैं? वी हैव अ टेम्पररी सोल्यूशन। हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है, हम ओल्ड एज को कवर करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। बट क्या हम ओल्ड एज को रोक पाते हैं? कोई भी अपने आप को बूढ़े होने से रोक सकता है? नहीं, नेवर। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth.
But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. Mm, yeah. And the next is disease. So yes, we आप में से कोई है जो ये बोल सकता हो कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, पिछले 1 साल में बीमार नहीं पड़ा, ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी चोट, इस टाइप का हमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ऑफनली। तो यस, वी ऑफन गेट डिजीजेस। तो डिजीज अ प्रॉब्लम। आप देखिए कि फॉर हेयर एंड स्किन वी हैव डर्मेटोलॉजिस्ट, फॉर द हेड वी हैव न्यूरोलॉजिस्ट, फॉर द आईज वी हैव ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, and for the ear and nose we have otorhinolaryngologist, that is ENT, and for the teeth we have dentist, and for heart we have, for the lungs we have cardiologist, and for the kidney we have urologist, nephrologist, for the bones we have orthopedics, and for the womb we have the obs and gynae. So for each and every part of the body we have doctors। तो मतलब हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो सब हमको क्या डिजीजेस दे सकते हैं। तो डिजीजेस इज अ बिग प्रॉब्लम। डिजीजेस भी क्या प्रॉब्लम है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप इसको चाहते भी नहीं है कि हाउ द हैप्पी मैन टर्न्स इनटू डिजीज। एंड द नेक्स्ट वन इज वी, yes, next is a death care। So death care, that is when the soul is taken out from the body and go to the next body। तो गरुड़ पुराण में डेथ के बारे में बताया गया है। आप में से कोई ट्रांसलेशन रीड कर सकता है? Indeed, O Karuna, when the hour of death approaches, then by chance a certain disease is raised up its head. The organs grow weak, troubles start showing their powers as if all of a sudden millions of scorpions have stung the person. Yes, death is a very painful procedure, but one cannot avoid the death। तो देखिए कैसे जो टाइम एंड डेथ है वो एक्चुअली हमको कंट्रोल करते हैं, बट अधिकतर जो हम सबको क्या लगता है दैट वी आर कंट्रोलिंग, बट एक्चुअली वी आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट, टाइम एंड डेथ। तो आप में सब किसी के मन में, बहुत सारे के मन में ये बात आ सकती है कि अभी तो मैं 20-22 साल का हूँ, मेरा बर्थ हो चुका है, तो वो मेरे लिए अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। मैं बूढ़ा तो होऊंगा 60-70 साल की उम्र में, तो अभी मेरे पास 25-30 साल है, बढ़िया, है ना। मरना तो सबको है ही, और अभी मेरे को कोई बीमारी नहीं, आई एम ऑलरेडी फिट एंड फाइन, बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। तो इसके अलावा भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जैसे कि आपने मुझसे पहले बहुत सारे ने बताया, तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, दैट आर द थ्री फोल्ड्स ऑफ मिजरीज। तो हम उनको समझते हैं। तो आप में से कोई बताएगा इनमें से आप क्या क्या बताना चाहेंगे? ये लिविंग एंटिटीज के कारण आपको क्या प्रॉब्लम होती है, नेचुरल डिजास्टर्स कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है, और हमारी खुद की बॉडी और माइंड के कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहला ओन बॉडी से हमें स्ट्रेस पर डिससैटिस्फैक्शन। यस, गुड। स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन, ओके।
सर अदर लिविंग एंटिटी सेटिस्फैक्शन से भी हो सकता है। यस यस, इन्फेक्शन राइट। एंड नेचुरल डिजास्टर से तो सर लिविंग पूरा अफेक्ट हो जाता है, रहना खाना पीना एवरीथिंग। यस, नेगेटिविटी, ओके, यस यू आर ऑल राइट। और कोई एनीवन फ्रॉम द बॉयज वर्ल्ड? बॉयज बहुत कम इंटरेक्ट कर रहे हैं। सुमित, धीरज कुमार अग्रवाल, अतुल कुमार, अक्षत, एनीवन? यस, देखिए कैसे हमारी बॉडी माइंड अदर लिविंग एंटिटीज और नेचुरल डिजास्टर से प्रॉब्लम होती है। हेडेक, स्ट्रेस, इंसेक्ट बाइट, बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस, एनिमल अटैक। इसको हमारे घर में चोरी कर ले तो हमें दुख होता है कि नहीं होता है? तो उसमें हमारी क्या गलती है? दैट इज ड्यू टू द अदर लिविंग एंटिटी। हमारे किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, मच्छर काट लेता है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, दैट इज द अदर लिविंग एंटिटी। तो इनको तीन वेज में हमारे शास्त्रों में संस्कृत में बताया गया है। दैट इज आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश एंड आदि दैविक क्लेश। जो आध्यात्मिक है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर ओन बॉडी एंड माइंड। आदि भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल लिविंग, मतलब जो फिजिकल मतलब फिजिकल नेचर की एंटिटीज है, दैट इज लिविंग एंटिटीज मेजरली ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। एंड आदि दैविक, दैविक मतलब जो एक तरीके से देवताओं के उसमें जिसकी बाढ़ आना ये सब देवताओं के ऊपर है, दैट इज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। सो इसको तीन प्रकार से क्लासीफाई किया। तो हमने देखा है कैसे आध्यात्मिक क्लेश में क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब। आजकल लोगों में, यूथ में स्ट्रेस, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये बहुत ड्रास्टिकली बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट, आदि भौतिक क्लेश, यस, सांप ने काट लिया, अदर लिविंग एंटिटी। तो आप बता सकते हैं कोरोना वायरस किस में आएगा? Miseries due to other living entities. यस, आदि आदि भौतिक भौतिक क्लेश, क्लेश। यस यस। एंड फ्लड? सर आदि दैविक कलेश। यस, ठीक है, आए समझ। जैसे कि एक हमने क्या क्या देख लिया, फोर रियल प्रॉब्लम्स, वो क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। उसके अलावा क्या है? थ्री फोल्ड ऑफ मिजरीज, वो क्या है? आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक।
ये अपने बहुत सारे सुनामी, अर्थक्वेक और काफी सारे अलग अलग डेंजर्स देखे। दीज आर ऑल रियल इंसिडेंट, ये सब रियल रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स है। यस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो हमने देखा थ्री फोल्ड ऑफ मिजरीज और फोर रियल प्रॉब्लम्स हमने देखा। अब हम उसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो टेम्पररी सोल्यूशन, फर्स्ट हम टेम्पररी सोल्यूशंस देखते हैं उसके। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, मेडिकली हम काफी एडवांस हो गए नहीं। जो पहले था, आप थोड़ा स्टार्ट को जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे जो पहले था। पहले जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती थी, जैसे कि कॉलेरा, लेप्रेसी, स्मॉल पॉक्स, इनके कारण डेथ का रेशियो बहुत हाई था। इनके कारण काफी सारी डेथ होती थी। क्यों? पहले जब एंटीबायोटिक रहती थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन जो डिस्कवर हुई थी। उसके पहले काफी सारी डेथ हो जाती थी, बट एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद ये इन्फेक्शियस डिजीज पे काफी कंट्रोल आएगा। उसके बाद जब हमने वैक्सीन डेवलप किया, ह्यूमन सोसाइटी ने, साइंटिस्ट ने, उसके बाद काफी सारे डिजीजेस वो इरेडिकेट भी हुए एक दो। तो इस प्रकार से साइंस की मदद से हमने कई सारे कुछ कुछ इन्फेक्शियस डिजीज पे कंट्रोल तो कर लिया, बट फिर भी डे बाय डे क्या हो रहा है? डिजीजेस इंक्रीज ही होती जा रही है। लाइक कोरोना आया, कोरोना सबके लिए एकदम नया था, किसी को कुछ नहीं पता था। हमारे पास इतनी ऑलरेडी साइंस टेक्नोलॉजी थी, एंटीबायोटिक थी, एंटीवायरल ड्रग थे, फिर भी क्या कोरोना को कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए। लैक्स ऑफ पीपल डाइड, और कितनों को तो इन्फेक्ट हुआ हुआ, उसका तो अब तक कोई प्रिसाइज डेटा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने को तो कोरोना हुआ, उनने रिपोर्ट्स भी मतलब अपने आप की खुद का जांचें भी नहीं कराई, खुद का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराया। तो इस प्रकार से कितना हुआ। और डे बाय डे क्या हो रहा है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम जिनको बोलते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर, अथेरोस्क्लेरोसिस, माइक्रोडल इन्फेक्शन, लिवर प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, इस प्रकार की चीजें बहुत। तो क्या हो रहा है? डे डे बाय डे, although we are technologically advanced, but diseases are increasing. तो आप सभी ने मोहम्मद अली का नाम तो सुना होगा, ही वॉज अ रेसलर। तो कैसे वो समझा आई एम द ग्रेटेस्ट, बट इवेंचुअली क्या हुआ? ही डाइड बिकॉज ऑफ व्हाट? सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो ब्रेन से मूवमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ये तो वो कभी कभी बहुत तेज चलेगा, ये तो कभी कभी बहुत स्लो चलेगा। इसको बोलते हैं हाइपर काइनेशिया, हाइपोकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया। उसका गेट जो चलने का तरीका होता है वो बदल जाता है। इस प्रकार के पार्किंसन में प्रॉब्लम्स होती है। तो वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज से सफर करा। वो डिजीज ऐसा था, तो वो पहले जितना वो था स्ट्रांग, इतना स्ट्रेंथ थी उसकी, वो पूरी जीरो हो जाती है उसमें, क्योंकि उसकी मसल पावर खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही जो ग्रेट पर्सनालिटीज है वो भी सफर करते हैं। तो एक, आप सभी ने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन का एक बहुत ही मतलब उसकी ऐसी सोच थी कि वो 100 साल से भी ज्यादा जीना चाहता था। उसके पास पैसा बहुत था। वो सोचता था कि इससे मैं अपने पूरे शरीर को हमेशा बिल्कुल फिट एंड फाइन रखूंगा। कोई भी डिजीज को मैं अपने पैसे से ठीक करवा सकता हूँ। मैं कुछ भी होगा ना, मेरे को चाहे होगा तो मैं लंग ट्रांसप्लांट करा लूंगा, किडनी ट्रांसप्लांट करा लूंगा, मुझको कुछ भी दिक्कत आएगी, मैं अपने पूरे शरीर को बिल्कुल हमेशा फिट रख सकता हूँ। हमेशा अपने साथ चार पांच डॉक्टर लेता था, अपनी पूरी डाइट की काउंसलिंग करवाता था, और बहुत ही वो रहता था। बट इवेंचुअली वो बहुत ही कम एज में, यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी। अराउंड, आप अगर गलत नहीं है तो 30-40 के अराउंड उसकी डेथ हो गई थी। उसकी कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी डेथ हुई थी। उसको कोई ड्रग से ही कुछ हुआ था उसको। सो माइकल जैक्सन, उसका पास इतना पैसा था, वो ऐसा सोचता था। तो देयर इज अ वेरी फेमस किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसने क्या बोला था? आप में से कोई पढ़ सकता है ये? Now man can fly like a bird in the sky and swim like a fish underwater in a submarine. The only problem is he can't walk on land like a human being because of pollution. यस। तो हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, बट अब पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हम नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी पाते।
तो कई जगह जो पोल्यूटेड सिटीज होती है जैसे दिल्ली, वहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम हो जाती है। आपको जो लंग डिजीजेज होते हैं उनके चांसेस तो आपको हो ही गए, मतलब वो एक तरीके से वो आपके एल्वुलार जो लंग्स होते हैं उनको काफी हद तक वो पोल्यूटेंट्स डैमेज कर देते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं परमानेंट। फिर ऐसे ही प्लास्टिक प्लास्टिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। हमें प्लास्टिक के कारण जो कैंसर का रेट है वो कितना इंक्रीज हो चुका है, हमें पता भी नहीं चलता है, बट वी आर कंज्यूमिंग प्लास्टिक, सो इसलिए तो सोसाइटी में कैंसर का रेट इतना बढ़ रहा है। हमारे से पीपीटी नहीं आ रहा है। यस, तो हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट की मदद से एक मॉस्किटो को मारने के लिए इलेक्ट्रिक बैट बना लिया है, कॉकरोचेस को और इंसेक्ट को मारने के लिए हमने स्प्रे बना लिया है, और इंसानों को मारने के लिए मतलब बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री जो उसकी नेबर होती है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए, तो उसके लिए वो मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल डेवलप करते हैं। सिमिलरली जो उसकी नेबर कंट्री वो भी अपनी मिसाइल डेवलप करती है, और फिर वो एक दूसरे पे कभी लड़ाई होती है, कभी वॉर होता है, तो वो एक दूसरे को मारते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज साइंटिफिक एडवांसमेंट से हम ऐसी चीजें तो बना सकते हैं जो किसी को मारती है, बट कभी भी ऐसी चीज नहीं डेवलप कर सकते जो किसी को एक जीवन दे सकती है। हम कभी भी नया जीवन नहीं दे सकते, मतलब कभी भी हम उससे नया जीवन नहीं दे सकते। सो जो धर्म होता है वो क्या होता है, वो यही होता है, इस प्रकार से वर्ल्ड में यूनिटी लाने का एक कंसेप्ट होता है। जैसे कि जो धर्म होता है इसमें हम क्या बोलते हैं, दैट वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। गॉड इज ए सुप्रीम, और हम क्या है, हम सब सोल है, दैट वी आर द पार्ट, और हम सारे लिविंग बींग उन्हीं का अंश है। यहाँ तक कि वेदों में यहाँ भी क्या है कि जो एनिमल और ह्यूमन बींग है उनके अंदर भी सेम सोल होती है। तो इस प्रकार से जो वर्ल्ड में डिसयूनिटी है उसको यूनिटी की तरफ लाने का क्या रीजन हो सकता है, धर्म से ही हम पूरे वर्ल्ड में यूनिटी ला सकते हैं। जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, दैट होल वर्ल्ड इज आवर वन फैमिली, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हम सब एक ही शेल्टर के अंदर हैं, हम सबको कैसे बात मान सकते हैं, जब हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे दैट वी आर द अंडर द शेल्टर ऑफ द गॉड, हम जब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। Yes, for the for the various problem we have the temporary solution. Like in old age, we get a white hair, so we can use hair dryer. Or for the wrinkles, we use a facelift. And similarly, for if we are getting pain, we can use a painkillers. We can- यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये क्या था, एक मैन एक लड़का मार्केट से जा रहा था,
एंड उसने एक देखा, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसने उसको देखा, वो उससे अट्रैक्ट हुआ। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो जिस जिस जगह जाती है वो लड़की, वो उस जगह उसको फॉलो करने लगा। तो उसके मन में आया कि मैं इसका देखता हूँ ये रहती कहाँ पे, इसके घर जाता हूँ। तो उसके पीछे उसके घर तक जाने लग गया। फिर वो उसके घर पहुंचा, तो वो लड़की तो अपने घर के अंदर चले गई। वो घर के अंदर गई, उसने गेट लॉक किया। तो वो उस लड़की को घर में खिड़की से झांकने लगा, मतलब खिड़की से देखने लगा। तो क्या देखता कि वो लड़की अपने सर से विग निकालती है और विग निकाल के टेबल पे रख देती है। तो ये क्या है, दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, दैट्स अ स्टॉप गैप सोल्यूशन। मतलब समझे आप कि कैसे उसको पहले लग रहा था कि ये तो बहुत सुंदर, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उससे कितना अट्रैक्ट हो गया था। उसके बालों को देख के सबसे ज्यादा अट्रैक्ट था, पर उसको फिर इवेंचुअली क्या पता चला, ये बाल तो आर्टिफिशियल है, दैट इज सब नकली है। तो हम टेम्परेरी सोल्यूशन कर सकते हैं, बट हम सबको क्या चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ना। तो यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल है, बिल्ली है, वो अपने आप को कांच में टाइगर जैसा देख रहे थे, पर क्या उससे वो टाइगर बन जाएगी? नहीं। तो इसी प्रकार से मैन भी अधिकतर हमें यही सोचता है। वो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ को एक प्रॉब्लम की तरह देखता ही नहीं है। वो इन सबसे इतना यूज टू हो चुका है, उसको लगता है डेथ तो होनी ही होनी है। उसको लगता है डिजीज ये तो होना ही होना है, ओल्ड एज ये तो होना ही होना है। तो इस प्रकार से वो इन सब चीजों से यूज टू हो गया है, वो इन सब चीजों को प्रॉब्लम मानना ही उसने छोड़ दिया है। बट जो इंटेलिजेंट होता है, जैसे कि हमने देखा था गौतम बुद्ध के केस में, दैट उन्होंने इन सब चीजों को एक प्रॉब्लम माना। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो इन सब चीजों पे सोचता है, फिर सोचता है वाई आई एम फोर्स फॉर सच सफरिंग। मैं ओल्ड एज नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरे को बूढ़ा क्यों होना पड़ रहा है। मैं हमेशा जीवन जीना चाहता हूँ, फिर भी मैं क्यों फोर्स, वाई आई एम फोर्स फॉर द डेथ। मैं कभी भी बीमार नहीं होना चाहता हूँ, तो वाई आई एम फोर्स फॉर गेटिंग डिजीजेस। दैट इज हाउ इंटेलिजेंट पर्सन थिंक्स। तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है फिश का। जैसे एक फिश है, उसको हम बढ़िया सा एक 75 इंचेस 65 इंचेस का एक बढ़िया स्मार्ट एलईडी लगा के दे देते हैं। उसको उसको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार सब कुछ हम उसको सब्सक्रिप्शन दे देंगे। उसको हम हाथ में बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक की, बियर की बोतल भी दे देते हैं। उसको स्मोक करने के लिए सिगार भी दे देते हैं, बहुत सारा पैसा भी दे देते हैं। जो खाने पीने को उसका मन करे वो भी दे देते हैं। पर क्या फिश को ये सब से सेटिस्फाई होगी वो? नहीं, फिश क्या बोलेगी, भाई मेरे को तब वापस पानी में छोड़ दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ये सब आप रख लो। तो दैट इज, तो हमारा भी मोटिव क्या होना चाहिए, दैट हमारा जो असली घर है वो क्या है, वो भगवान के पास है। दैट इज, हमें भगवान की शेल्टर लेना चाहिए, हमें हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए। जब हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो हमारी ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी, बट वो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें काफी हद तक एक शक्ति मिल जाएगी। और काफी हद तक वो प्रॉब्लम हमारी कम भी हो जाएगी। एक हमारे पास उसको लिए एक, मतलब एक मोटिवेशन रहेगा, उसके पीछे एक स्ट्रांग हमारे पास एक सपोर्ट रहेगा। जैसे कि अ, एक बच्चा है, वो अपने, अगर उसका अच्छा, अच्छा खासा उसकी फैमिली है, उसकी बहुत बढ़िया फैमिली, उसके पास बढ़िया घर है, उसके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है। और वो अपने पिताजी को घर छोड़ के चले आता है और फिर दुनिया में इधर उधर भटकता रहता है, तो उसका क्या मतलब है? बट अगर वो अपने फादर के पास वापस चले जाए, तो उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। बिकॉज ही, जो भगवान है वो हमारे रियल शेल्टर है। आइलैंड एग्जाम्पल। यस। तो यहाँ पे एक छोटे से मैं इसको स्टोरी थोड़ा फास्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो एक होता क्या है कि एक आदमी रहता है, वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, फॉर द हंटिंग। तो वो जंगल में ऐसा भटक रहा होता है, तो वो जाके ट्राइबल्स के ग्रुप में पहुंच जाता है। वो ट्राइबल्स का ग्रुप क्या करता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है, उसको माला वगैरह पहना देता है, उसके आसपास बैंड बाजे बजाने लगता है। तो वो सोचता है अरे यार, अब तो ये मेरे को खत्म कर देंगे, मेरे को मार के खा जाएंगे ट्राइबल्स।
पर वो एक्चुअली वो उनसे पूछता है जब ट्राइबल से, तो मेरे को ये ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि अब से आप हमारे राजा हो। आज 1 जनवरी है और हर साल भगवान 1 जनवरी को हमारे पास किसी ऐसे को भेजते हैं जो हमारा फिर 1 साल तक राजा रहता है। अच्छा ठीक है, तो फिर वो राजा बन जाता है, तो राजा बनता है तो उसके मन में क्यूरियोसिटी आती है, बोले पहले राजा कौन था और वो कहाँ गया। तो फिर वो ट्राइबल उसको बताता है कि जो पहले राजा था हम उसको एक समुद्र के बीचों बीच एक टापू में छोड़ा है, समझ लिया, अंडमान निकोबार में छोड़ा है। तो उसको बीचों बीच एक टापू में वो छोड़ा थे हम हमेशा याद को। तो वो सोचता है, जब उसके बाद पता लगी, तो वो 1 साल तक तो राजा था, तो वो क्या करता था, रोज उस टापू पे एक बोट को भेजता था। उस बोट में बहुत सारा सामान, कुछ ईंटे, सोना चांदी, खाने पीने का सामान, जरूरत के जो डे टू डे लाइफ में लगता है वो सब, कपड़े सब, वो भेजता था उसको। इस प्रकार से वो भेजता था। बट क्या से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, व्हाट आफ्टर डेथ। मॉरल इज, जो भी हमारा यहाँ पे है, अ, चाहे हम बोल रहे हमारे पास लैपटॉप है, बैंक बैलेंस है, अच्छे अच्छे गैजेट्स है, बहुत बड़ा घर है, बट वो सब कब तक है, जब तक हम यहाँ पर है, हम एक बार चले गए उसके बाद वो सब जीरो। तो अगर हम हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी करते हैं, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो हमें हमारे साथ हमेशा रहती है। बट जो हम मटेरियल चीजें एक्वायर करते हैं, वो हमारी डेथ के बाद कोई काम की नहीं है। बट जो हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं, ये स्पिरिचुअली हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमें हमारे साथ हमेशा रहती है। जैसे कि एक मटेरियल अकाउंट होता है जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, उसी प्रकार के एक हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट भी होता है। वो स्पिरिचुअल अकाउंट हमें हमारा परमानेंट अकाउंट है एक्चुअली। आप में से कोई ये पढ़ सकता है। The wise has firm faith in God. The foolish no faith in God. The wise lives life according to laws of God. The foolish eat, drink, and be merry philosophy. The wise remembers the temporary nature of this world. The foolish forgets the temporary nature of this world and enjoys sinfully not caring for the future. The wise follows a regulated life of principles to ultimately attain God. The foolish, envious of others, lives an unregulated life and goes to hell. यस। तो एक्चुअली हमारे अंदर क्या है, हनुमान भी है और रावण भी है। हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो हनुमान है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, और जो रावण है उसको धीरे धीरे खत्म करना है। तो द वाइस, हमें जो जो वाइस चीजें हैं उनको हमारे अंदर बढ़ाना है, और जो इस प्रकार की नेगेटिव चीजें उनको हमें हमारे अंदर से खत्म करना है। यस। देखिए कैसे एक ट्रेन की जर्नी होती है, कोई हम जैसे कि कहीं भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, जैसे कि आप अपने घर से विदिशा हो, तो कोई आपके समय तक कोई रहेगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई चले जाएगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो जैसे ट्रेन की जर्नी होती है, वैसे भी लाइफ क्या है, एक जर्नी है, और हमें ये बॉडी एक दिन छोड़ देना है। हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए। ओके, एनी वन ऑफ यू कैन रीड द ट्रांसलेशन। Hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself a deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. Mahabharata Vana Parva. यस। तो ये महाभारत का एग्जाम्पल है। युधिष्ठिर महाराज से एक जब वो वन का वास कर रहे थे, तब उनसे पूछा था यक्षराज ने। तो उनसे पूछा था कि बताओ, सबसे अचंभे वाली बात क्या, मतलब सबसे इस दुनिया में सबसे आश्चर्य करने वाली बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि यहाँ पर सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं, फिर भी आदमी ये सोचता रहता है कि उसको मृत्यु अभी नहीं आने वाली है। तो ये सबसे आश्चर्य वाली बात है। जैसे एक दवाई होती है ना, मेडिसिन, उस पर एक्सपायरी डेट ऑलरेडी मेंशन होती है, ऐसे ही हम सबका भी एक दिन जाना कंफर्म है। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड मेक आवर लाइफ परफेक्ट एंड गो बैक टू गॉड हेड, बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड।
यस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे एक ये जो कसाई है, ये बकरियों को काट रहा है, और जो पीछे बकरी लाइन में लगी है वो क्या सोचती है कि यार ये घास कितनी बढ़िया है, मजा आ रहा है इसको खाने में, और खाती है और खाती है। बट उसको ये नहीं मालूम है कि आगे उसका वो मरने वाली है, उसको काटने वाले हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ह्यूमन बींग क्या सोचते हैं कि अभी तो हम एंजॉय करते रहो। दे विल कीप स्मोकिंग बट उनका लंग्स धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। दे विल कीप ड्रिंकिंग बट उनका लीवर धीरे धीरे खराब होता रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारी दूसरी चीजें भी इंटॉक्सिकेशन से, अल्कोहल से खराब होती है, बट दे कंटिन्यू। सो दैट इज द फोलिश, दैट इज गोट मेंटेलिटी। अगर मैं आप सबको एक आइसक्रीम दूं, आप सबको नहीं सकते, मतलब एक हम एक ग्रुप इकट्ठा करें, उनको आइसक्रीम देके, और फिर जिसने एक एक करके उनको बुलाया और मार दे, तो सबके आइसक्रीम छोड़ के भाग जाएंगे ना। ह्यूमन मतलब यही ह्यूमन बींग्स और गोट में डिफरेंस है। सो आप सब ह्यूमन बींग बनिए, पुलिस नहीं बनिए। तो अब हम बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशंस की, कि कैसे हम जो रियल प्रॉब्लम देखी, हमने थ्री फोल्ड ऑफ मिजरीज देखी, इस पे परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, हम इनसे कैसे रिड ऑफ हो सकते हैं। वो तो हम सबके मन में क्वेश्चन है, व्हाई आई एम सफरिंग, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक चाइल्ड है, वो उसका पेरेंट्स बढ़िया थे, उसका बहुत अच्छी फैमिली थी, वो वहाँ पे बढ़िया से रह सकता था, उसको वहाँ पे खाने पीने की, रहने की बहुत अच्छी सुविधाएं थी। उसके फादर का अच्छा बिजनेस था। फिर भी वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले आता है और इधर उधर भटकता है। उसका कोई सेंस है क्या? नहीं। वो फालतू इतना सारा कर रहा है, पर वो जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास जाएगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम सब भी भगवान से दूर हो चुके हैं, इसलिए हम सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। बट जैसे ही हम हमारी पीठ को भगवान से जो भी हमने विपरीत कर रखी है, भगवान के सामने कर लेंगे, हम भगवान की तरफ हो जाएंगे, हम भगवान के शेल्टर में आ जाएंगे। सो ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये सब खत्म हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम क्या होती है? बिकॉज वी आर एक्टिंग सिंफुली। हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे, वी आर डूइंग इट सिंफुली, मतलब पाप, हम पाप पाप की तरह चीज कर रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पर मैं आपको वापस से एक स्टोरी बताता हूँ। एक राज रहता है, मतलब एक राजा रहता है, उसके पास एक साधु आता है। तो साधु आके राजा से कुछ उसको सोल के बारे में नॉलेज देना चाहता था, आत्मा विद्या जिसको बोलते हैं, आत्मा के ऊपर उसको विद्या देना चाहता था। राजा बोलता नहीं, ये सब सुनने का मेरे पास समय नहीं है, आप ये अपनी दक्षिणा लो, दान लो और यहाँ से चले जाओ। तो पर वो साधु फिर बोलता नहीं नहीं, आप मेरी एक बात मान लो, मेरी एक रिक्वेस्ट आप सुन लो। तो वो राजा काफी अच्छा रहता है, वो साधुओं को सम्मान करता है, तो वो बोलता है अच्छा बताओ। बोले आप एक जो राज्य में आपका आपका जो पूरा नगर है, इसमें जो सबसे मूर्ख आदमी है, आप उसको हायर करना और उसको एक डंडा देना, और उसको बोलना इस डंडे लेके वो पूरे राज्य में घूमे, और उसको उसके लिए मंथली सैलरी देना। तो राजा बोलता है ठीक है, ये इसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। तो ठीक है, उसने राज्य में एक ऐसे मूर्ख आदमी को ढूंढ लिया। वो मूर्ख आदमी ऐसे ही रोज घूमता था, हर महीने राजा से सैलरी लेता था। ऐसे सालों निकल गए। ऐसे जब साल वो निकल गए, तो राजा धीरे धीरे बूढ़ा होता गया, और उसका जो लास्ट टाइम था वो थोड़ा पास आ गया। अब उसको समझ आ गया कि अब मैं ज्यादा जीने नहीं वाला, तो उसने अपने जितने भी सब मिनिस्टर्स थे उन सबको बुलाया, फिर वो उन सबको आके अपने अपने आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बता रहा था। तो उसमें वो मूर्ख आदमी भी था वहां पे, वो खड़ा हुआ था। तो वो मूर्ख आदमी राजा से पूछता है, बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले बोले क्यों? बोले मेरे को भी आपके साथ जाना है। तो बोले नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। राजा बोलता अच्छा। तो बोले आप किसके साथ जा रहे हो? बोले आप अपनी रानियों के साथ जा रहे होगे।
बोले नहीं नहीं, मेरे साथ मेरी रानियां भी नहीं जा रही है। अच्छा। तो फिर वो मूर्ख आदमी बोलता, अच्छा तो फिर आप अपने साथ ये बहुत सारा धन ले जा रहे होगे, करोड़ों करोड़ों आपके पास सोने के सिक्के हैं, अब वो सब अपने साथ ले जा रहे होगे। बोलते नहीं नहीं, वो सब भी मेरे साथ नहीं जा रहा। अच्छा। तो बोला या आप अपने साथ अपना राजा का मुकुट ले जा रहे होगे। बोले नहीं नहीं, ये भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो फिर वो राजा बोलता, अरे यार इस मूर्ख आदमी को यहाँ से ले जाओ। तो फिर वो जाते आते उस मूर्ख आदमी को बोलता है, बोले काम करना, अब तुम ये सब काम छोड़ दो। तो उसको मूर्ख ही समझ रहा था। बोलता है अब तुम्हें अगला जो मूर्ख आदमी मिले तुम उसको ही डंडा पकड़ा देना, उसको बोलना वो यहाँ यहाँ पे घूमे। तो वो मूर्ख आदमी क्या करता है, वो राजा को ही अपना डंडा पकड़ा देता है। वो राजा एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है तू मेरे को मूर्ख समझ रहा है। आप में से कुछ लोगों को समझ आया। फिर वो मूर्ख आदमी बोलता है कि जब आपको पता है कि ना आपके साथ आपकी रानियां जानी है, ना आपके साथ आपकी संपत्ति जानी है, ना आपके साथ आपका राज्य जाना है, फिर भी आपने जीवन भर सिर्फ इन्हीं के पीछे काम किया, आपने भगवान के लिए कोई सेवा नहीं की, आपने कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं किया, कोई भी आपने भगवान के प्रति कार्य नहीं किया, आपने भगवान की कोई सेवा नहीं की, तो आप मूर्ख ही तो हुए। पर वो एक्चुअल में जो मूर्ख आदमी था वो कौन था, वो उसी साधु का एक शिष्य था। सो हम सबका क्या है, हम सभी को इसलिए कुछ ना कुछ जीवन में भगवान के प्रति कार्य अवश्य करना चाहिए। आप में से कोई पढ़ सकता है ट्रांसलेशन। You are the soul. Your body is just like a shirt. A person put on a new dresses, giving up old ones. The soul similarly accept new material bodies, giving up the old and useless ones. यस। तो जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं, ऐसे क्या करती है सोल, अपना शरीर बदलती रहती है। जैसे हम साइकिल से बाइक, कभी बाइक से कार, कार से फिर एरोप्लेन, इस टाइप से हम अपने व्हीकल बदलते रहते हैं। उस प्रकार से सोल क्या करती रहती है, अलग अलग वो मतलब गर्भ, अलग अलग गर्भ में जाती रहती है। So this is what happens after the death. आप में से कोई बता सकता है कि on what basis the soul is awarded the next body? सर अच्छे कर्म बुरे कर्म। Yes, right. Mm, let's see. यं यं वापि स्मरन् भावं भजते अन्ते कलेवरम्. Okay. Anyone of you can read translation. Whatever state of being one remember when he quits the body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Yes. यं यं वापि स्मरन् भावं, जिस जिस प्रकार का भाव उसको स्मरण करता है, कब, भजते अन्ते कलेवरम, अंत काल के समय में, उस प्रकार का ही उसको क्या मिलता है, अगला शरीर मिलता है। सो हमारा अगला शरीर किस बेसिस पे मिलता है, द डिजायर्स इन आवर माइंड एंड आर गुड एंड बैड कर्मा। लाइक जैसे कि हमारे शास्त्रों में राजा भरत का एग्जाम्पल आता है। और राजा भरत क्या थे, एक हिरण से काफी आसक्त थे वो, मतलब वो ऐसे भगवान के अच्छे भक्त थे। और वो एक दिन नदी किनारे जाते तो एक हिरण बच्चा दे रहा था। तो उस हिरण के बच्चों को फिर वो पालने लग गए। तो उस हिरण के बच्चे से वो इतना प्रेम करने लगे थे, उसके प्रति वो आसक्त हो गए थे। तो अंत काल में जब उनका आया, तभी उनके माइंड में क्या आ रहा था कि वो हिरण का बच्चा कैसा होगा, वो क्या कर रहा
हुआ, तो उनको नेक्स्ट बॉडी किसकी मिली, हिरण की मिली। तो इस प्रकार से, ऐसे प्रकार से आप कोई और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कि कोई किसी को सोना बहुत पसंद हो तो उसको अगला जन्म पोलर बियर का मिल सकता है। इस प्रकार से आप में से कोई कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? किसी को स्विमिंग बहुत पसंद है तो हो सकता है उसको अगला जन्म फिश का मिले, एक्वेटिक एनिमल। तो इस प्रकार से जो हमारे माइंड्स में डिजायर होती है और जो हम कर्म करते हैं उसके बेसिस पे हमें अगला शरीर मिलता है। यस, लॉ ऑफ कर्मा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सबने पढ़ा ही है फिजिक्स में। तो हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल हमको मिलेगा। ठीक है। यस। मैं किसी को थप्पड़ मारूं, हो सकता है मेरे को दूसरा थप्पड़ मार दे। दैट इज द इंस्टेंट। एक थप्पड़ दिया मेरे को, बदले में एक थप्पड़ मिल गया, दैट इज कर्म। मैंने कर्म करा, थप्पड़ मारने का, और मेरे को उस थप्पड़ का फल मिला, वापस एक थप्पड़, दैट इज द इंस्टेंट। एक डिलेड है। आई सो द सीड ऑफ द एप्पल, मेरे को एप्पल फ्रूट्स मिलेगा, कई सालों बाद मिलेगा। मैंगो पाऊंगा, मेरे को कई सालों बाद मैंगो मिलेगा। स्मोकिंग करूंगा, 10-20 साल बाद मेरे को क्या मिलेगा, कैंसर मिल सकता है, एम्फाइसीमा मिल सकता है। इस प्रकार से द वॉट एवर एक्टिविटी वी डू वी विल गेट इट इक्वल एंड अपोजिट। यस। तो जो हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, अ, इसको हमें काफी सोच समझ के जीना चाहिए और इसकी हमें वैल्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिंफुल एक्टिविटीज जो पाप कर्म है अगर हम उसमें एंगेज होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा फॉल डाउन होगा। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है तो हमें इसको अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और इस बर्थ और डेथ की साइकिल से हमें फ्री होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना 84 लाख योनियां, तो हमें इसकी साइकिल से हमें फ्री होना चाहिए। फ्री होके हमें वापस बैक टू गॉड एड, भगवान के पास, उनके धाम पे हमें जाना चाहिए। वी आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट वी शुड गो। अगर हम हमारे कर्म अच्छे करते हैं तो हम धीरे धीरे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करके है जो अपर लोक से उसमें जाते हैं। या इसी का ये काफी डिटेल में आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ऐसे हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं। तो जो चार, जो सबसे बड़ी फोर सिंफुल एक्टिविटीज है वो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज मीट ईटिंग। तो जो मीट ईटिंग है, जैसे कि हमने पहले सेशंस में डिस्कस किया था रजोगुण और तमोगुण के बारे में। तो जो मीट ईटिंग है ये रजोगुण और तमोगुण के उसमें आता है। तो मीट ईटिंग से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा वायलेंस उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे अंदर दया का भाव खत्म हो जाता है। और फिर तो, मतलब एक एनिमल्स को हम अगर मार के खाते तो हमारे अंदर भी वैसी भावना आती है, ठीक है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे अंदर भी अगर हम एनिमल्स को इस प्रकार से मेंटेन करेंगे तो हमारे अंदर भी एग्रेसिवनेस आएगी, फेयरफुलनेस आएगी, इस टाइप से हमारे अंदर चीज आएगी। दैट इज मीट ईटिंग। द सेकंड वन इज इंटॉक्सिकेशन। तो जो इंटॉक्सिकेशन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, ये सब सिंफुल है और ये सब हमारी लाइफ को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ये सब हमको सब तरीके से नुकसान पहुंचाती है। इवन ड्रिंकिंग है, बहुत सारे लोगों को लगता है दैट ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल ओकेजनली इज गुड फॉर हेल्थ, इसे बहुत सारे को लगता है। बट जो डब्ल्यू का पहले डेटा बोलता था 90 ml of alcohol intoxication per day, it is okay. Then वो आया, the permissible limit of the alcohol intoxication is the 30 ml per day. And the recent researches of the WHO itself claim that the single drop of alcohol can also be injurious and risk for the health. अब WHO बदल गया, नहीं, उसको पता ना, साइंस प्रोग्रेसिव है। पहले उनको लगा नहीं 90 ml तक ठीक है,
फिर वो ने 30 ml तक, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक बूंद भी रिस्क आपके हेल्थ के लिए इंजरियस है। जो पहले का डेटा था वो सिर्फ लिवर से था, बट अल्कोहल का बॉडी के आपकी दूसरी बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट होता है। वो सब इम्पैक्ट एक ड्रॉप से भी हो सकता है। सिर्फ जो लिवर के ऊपर बात थी वो 30 ml तक है, दैट इज सो इंटॉक्सिकेशन। थर्ड इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या है? ये तो जीरो, ये तो हीरो। ये तो आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे, ये तो जीरो। और पर अधिकतर लोगों गैम्बलिंग में अल्टीमेटली दे फेसेस लॉस, अल्टीमेटली दे फेसेस लॉस। जैसा कि शायद हमने पहले सेशन में आपको भी बताया, काफी सारे सीनियर हॉस्टल्स में जो रहते थे, दे आर इन डेप्ट ऑफ 10 to 15 lakhs। उन पे कर्जा है 10 से 15 लाख का। जो 5-6 लाख स्कॉलरशिप आती है वो उन्होंने उड़ा दी। उनके साथ वाले से उधार उधार ले लेके 5 साल में 10 से 15 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने बना लिया। और उन्होंने पैसा काफी यूज करा। जो बैटिंग ऐप होते हैं ड्रीम 11, उन सब पे पैसा हारते गए हारते गए। तो इट इज अगेन द वेरी सिंपल एक्टिविटी, gambling. And the fourth one is the illicit sex. Yeah, so what does the illicit sex means? The illicit sex means the sex before marriage or sex outside marriage. That is, both are prohibited. And watching a pornography is also uh, kind of illicit sex. So the four kind of activity we have discussed, that is all are adharmic activities. That is meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. These are all sinful activities. Yes, those who ignore such sinful activities और जो इसी प्रकार के कर्म करते रहते हैं और समझते रहते हैं, वो बार बार क्या फेस करते हैं? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। वो साइकिल में वापस घूमते रहते हैं। बट जो इंटेलिजेंट सोल्स होती है, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वो इस बात पे विचार करते हैं और इनसे बाहर कैसे जाना है। वो इस बात पे विचार करते हैं कि कैसे मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कैसे मैं कभी अ, मरूंगा नहीं, कैसे मेरे को कभी कोई डिसीजेज नहीं होगी। वो इन प्रॉब्लम को टैकल करते हैं और वो अपने आप को फिर रियलाइज करते हैं। और फिर अल्टीमेटली व्हाट दे गेट इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। किसी को सोने की बहुत आदत है तो अगले जन्म में हो सकता है पोलर बियर बन जाए। बताया था ना। Yes, और कोई बहुत फ्लैश कट करता है तो वो अगले लाइफ में टाइगर बन सकता है। Yes, so the lady, in the name of acting in a movie, exposes her body, so she becomes the tree in the next life. Tree does not wear any clothes. That is how the law of karma acts. तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं लॉ ऑफ कर्मा पे। एक जंगल में एक आदमी रहता था, उसके पास है ना, उसकी एक छोटी सी कुटिया थी। एक शिकारी गाय के पीछे दौड़ता दौड़ता आया। गाय क्या उस कुटिया में जाके छुप गई। जब वो गाय उस कुटिया में छुप गई तो शिकारी ने जो बाहर उस कुटिया का जो वहां पे एक आदमी था उससे पूछा वो गाय कहाँ है। तो उस आदमी ने उसको बता दिया गाय उस कुटिया के अंदर है, क्योंकि उसको क्या लगा अगर मैंने इसको नहीं बताया तो ये शिकारी मेरे को मार देगा।
तो उसके कारण क्या हुआ, फिर शिकारी ने गाय को पकड़ लिया और मार दिया। ठीक है। फिर जब नेक्स्ट बर्थ हुआ, तो क्योंकि वो आदमी अच्छा था, वो ऐसा बहुत अच्छा आदमी था, भगवान का भक्त था, तो उसको अगला जन्म एक ब्राह्मण में मिलता है, और वो एक ब्राह्मण बन के जगह जगह से यात्राएं करता है। तो यात्रा करते करते गांव में पहुंचता है। वो गांव में तो रात हो गई थी, तो से कभी विश्राम का इंतजार होता था। तो उसने एक तो उसने हस्बैंड और वाइफ को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आज की रात यहाँ पे विश्राम करने के लिए आप दीजिए। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ ने उसको विश्राम करने की परमिशन दे दी। ठीक है, वो विश्राम कर रहा था, रात हो गई थी। जो वाइफ होती है, वो आती है, उसको ब्राह्मण के पास आती है, और ब्राह्मण को वो रात को उसको प्रोवोक करती है फॉर द सिंफुल एक्ट्स, इलिसिट सेक्स के लिए उसको प्रोवोक करती है, उसको बोलती है। और वो ब्राह्मण अच्छा रहता है, तो वो मना कर देता है, बोले ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। वो क्या बोलती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी, ये कर दूंगी। ऐसा उनके बीच में चल ही रहा था। इसी बीच जो हस्बैंड रहता है वो आ जाता है, वो देख लेता है ये। तो फिर वो वाइफ क्या करती है, वो वाइफ खुद अपने हस्बैंड को मार देती है। अब आप उसमें बता सकता है कि जो गाय थी वो नेक्स्ट जन्म में कौन थी, और जो शिकारी था वो नेक्स्ट जन्म में कौन था, और जो उस जन्म का वो आदमी था वो इस जन्म में कौन था। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस Am I सर। audible? तो तो कोई बता सकता है? सर वो जो लेडी वाइफ थी वो गाय थी पिछले जन्म में, और जो यस, साधु था वो था जिसने बताया था कि कुटी वहां गई है गाय। यस, यस, और शिकारी उसका हस्बैंड था, वाइफ मतलब लेडी का। यस। You see how law of karma acts. लॉ ऑफ कर्मा बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट काम करता है। Yes, by performing the austerity sacrifices. Austerity means what? Chanting and meditation. If you do chanting and meditation, हम इंटॉक्सिकेशन के लिए एडिक्ट नहीं होंगे, या हमें अगर वो आदत है तो हम उससे थोड़ा फ्री हो पाएंगे। बाय परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बाय गेटिंग द ट्रू नॉलेज हम इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग और गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटी से दूर रहेंगे। एंड बाय, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जिनकी आदतें अच्छी है, जिनमें ये चारों बुरी आदतें नहीं है, अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो ऐसी क्वालिटीज हमारे अंदर भी आएगी। सो इस प्रकार से अगर हम अपने आप को परफेक्ट करते हैं, तो अगर हमारे अंदर में से इन चारों में से कोई क्वालिटी हो भी, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये इलिसिट सेक्स, तो हम उससे फ्री भी हो सकते हैं, और वी कैन अटेन अ सुप्रीम डेस्टिनेशन, और हम इस बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, इस साइकिल से भी फ्री हो सकते हैं। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। यस, वेरी इजी मैनर में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ABCD फॉर्मूला। ए मीन्स एसोसिएशन, बी मीन्स बाय रीडिंग बुक, हमने देखा नॉलेज, सी मीन्स चैंटिंग, डी मीन्स डाइट, वी शुड टेक, जैसे कि हमने पढ़ा ना, सत्वगुण में सात्विक आहार हमको लेना चाहिए। उसको भी अगर हम भगवान को भोग ऑफर करके, तो वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद। Yes, engagement.
तो इस प्रकार से अगर हम ABCD बहुत ही इजीली बताया गया है, हम इसको फॉलो करें तो हम लॉस ऑफ कर्मा में भी अच्छा रहेगा, और अल्टीमेटली we can get out of the cycle of repeated cycle of birth, disease, old age, and death. Any one of you can read. The man who has escaped these three gates of hell, lust, anger, and greed, O son of Kunti, performs acts conductive to self realization and thus gradually attains the supreme destination. Yes, the three gates of hell. मतलब जो नरक में ले वाली तीन चीजें कौन सी है? तो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लस्ट से क्या होता है? यस वी सी रेप केसेस का कारण क्या है? लस्ट। जो लोगों में बहुत लस्टी डिजायर्स होती है ना, वही अल्टीमेटली रेप केसेस के विक्टिम्स होते हैं। एंगर, एंगर से क्या होता है? क्रोध, क्रोध से क्या होता है? क्रोध के कारण ही तो ये सब वायलेंस हो रही है इधर उधर। लाइक सी, क्रोध से ही तो सारी वायलेंस जनरेट होती है। थर्ड क्या है? ग्रीड। ग्रीड मतलब लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों चीजें क्या है? नर्क के द्वार है। ये बहुत ही भगवत गीता का फेमस वर्स है। तो लोभ, लोभ से क्या होता है? करप्शन, करप्शन और ये सब जो कारण है, इसका कारण क्या है? लोभ। तो जो लोगों इन तीनों एक्टिविटी में इंडल्ज है, काम, क्रोध और लोभ, वो क्या है? ये तीनों एक्टिविटी नरक में ले जाने वाली है। तो भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि हमें अपने आप को रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के द्वारा इन सारी एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए, जिससे हम अल्टीमेटली क्या, हमारी जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है उसको हम अचीव कर सके। मम उप्यते मम उप्यते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवानि महात्मा मानः संसिद्धिं परम गति। तो भगवान क्या बता रहे? दुखालय अशाश्वतम। ये जो भौतिक जगत है क्या है? दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों से भरा हुआ है। शाश्वत मतलब हमेशा हमेशा से, ये दुखों से भरा हुआ है। कौन कौन से दुख है यहाँ पे? कोई समराइज कर सकता है? The four real problem and the threefold of miseries. The birth, disease, death, and Old age. the old age. Yes. So everyone can attain the highest perfection if you live life of Krishna consciousness. Birth, disease, old age, and death. Okay. So these are the four real problems and the threefold of miseries. Okay. So आप में what से कोई ये रीड कर सकता है ट्रांसलेशन? after attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Bhagavad Gita 8.50. यस, तो हम भी अगर लाइफ में हाईएस्ट परफेक्शन अचीव कर ले, जो ऑस्टेरिटी है, सेक्रीफाइसेस है, चैंटिंग है, जो हमने ABCD देखी, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट और एंगेजमेंट, इन सब से हम अपने आप को हाईएस्ट परफेक्शन पे ले जा सकते हैं। और जो फोर सिंफुल एक्टिविटीज है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और illicit sex, इन सब से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो हम भी क्या कर पाएंगे? हाईएस्ट परफेक्शन को अचीव कर पाएंगे। और फिर जो दुखालय शाश्वत है, ये जो भौतिक जगत है, दुखों से भरा हुआ है, हम इन फोर रियल प्रॉब्लम और थ्री फोल्ड ऑफ मिजरी से फ्री हो पाएंगे। दिस इज द समरी ऑफ टुडे सेशन। तो एक बहुत ही फेमस सेइंग है
अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय। तो इस सबका मतलब तो आपको पता ही होगा। स्पिरिचुअल खत्म हो जाती है और आपको बार बार सफरिंग्स को फेस नहीं करना पड़ता है। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, अभी का या पहले का भी कोई बाकी रह गया हो, आप पूछ सकते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? सर लाइक हमने पढ़ा था कि अभी तीन चीजें बेकार होती हैं, लास्ट, एंगर एंड ग्रीड। सर एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं? यस, मैनेजमेंट ऑफ एंगर। तो एक तो एंगर मैंने, जब हमें नॉलेज हो, हम पे कोई कुछ चीज के लिए बोल रहा हो, हमें मालूम है कि यार इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, हमने एक, तो हम अपने आप को पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर हमें हो, जैसे कि मैंने बताया मीट ईटिंग से क्या होता है, हमें एग्रेसिवनेस बढ़ता है, हमें ऐसी क्वालिटीज आती है जो वायलेंस की तरफ रहती है, हमें रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है, क्योंकि वो चीजें रजोगुण और तमोगुण से ही लिंक होती है मीट ईटिंग। तो इस प्रकार से हम अपने डाइट पर रिस्ट्रिक्शन करके एंगर को मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी वायलेंटफुल एक्टिविटीज होती है, वो अल्कोहल के बाद वायलेंस की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को इंटॉक्सिकेशन से दूर रखें। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चैंटिंग एंड मेडिटेशन। जब जैसे कि हम देखते हैं कि काफी सारे चैंटिंग का बहुत बताते हैं, भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम जपने से हमें उस चीज की रियलाइजेशन होता है और हमें एक सहजता आ जाती है। फिर हमें एक उत्तेजित नहीं होते, फिर हमें एकदम गुस्सा नहीं आता, हम चीजों को सोच समझ के यूज करते हैं। देखिए एंगर खराब चीज नहीं है, बट उस एंगर का हम यूज किस प्रकार कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे नाइफ है, नाइफ से एक सर्जन एक डिजीज को ट्रीट भी कर सकता है, और वहीं एक कोई एक आदमी किसी का खून भी कर सकता है। तो उस चीज में अंतर है। तो इसी प्रकार से हम अपने एंगर को भी अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो हमें एक्चुअली, अगर हम शास्त्रों का नॉलेज अटेन करेंगे तो हम उस एंगल से भी अच्छा काम कर पाएंगे। जैसे कि महाभारत में अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी थोड़ा वायलेंस होता है, बट वो वायलेंस फॉर द कॉज ऑफ द गुड था। तो हम इस प्रकार से जब परफेक्ट अच्छा एक नॉलेज एक्वायर करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, चैंटिंग मेडिटेशन करते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारी ओवरऑल वेलबींग है, उससे हम उस चीज को टैकल कर पाते हैं, उससे वो चीजें इंप्रूव होती है। गौरव सर कैन गाइड अस। ओके सर। यस, थैंक यू केशव सर। केशव सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। एक्चुअली बेसिकली जो एंगर है वो किस में आता है, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में आता है, जो आपने फर्स्ट सेशन में आपने देखा होगा ये। और थोड़ा सा डिटेल में आप जानना चाहिए तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया कि मोड ऑफ गुडनेस यदि हम इंक्रीज करते हैं, जैसे सर ने बताया ABCDE फॉर्मूला जो है उसके थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हैं अपना मोड ऑफ गुडनेस। और एंगर का पॉजिटिव यूज भी कैसे कर सकते हैं ये भी बताया। मतलब नॉर्मली क्या लगता है हमको कि एंगर खराब ही होता है। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो वो क्या गलत था क्या? लेकिन एंगर का सही उपयोग किया ना। जो भगवान से एनिमियस पीपल है या जो गलत काम कर रहे हैं उन पे एंगर कर सकते हैं। क्षत्रिय होते हैं वो उन्हीं पे गुस्सा करके उनका, है ना, उसका एंगर का यूज करते हैं। आपको एक और मैं हिंट दे सकता हूँ एंगर के बारे में, आप यदि और डिटेल में जाना चाहें। स्क्रीन पे देख देख पा रहे हैं आप? एक यस। भगवत गीता का वर्ष है। बहुत ही प्यारा वर्ष है। क्रोध के बारे में, एंगर के बारे में, कि एंगर वास्तव में होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है एंगर। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। बहुत सिंपल है, देखिए संस्कृत। ध्यायतः विषयान, जो विषय हैं उन पे ध्यान करते रहने से,
जैसे हमारे इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, बता सकते हैं कौन कौन से? पंच ज्ञानेंद्रिया, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, एंड 5 वर्किंग सेंसेज है। तो जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेज हैं उनके सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, विषय क्या होते हैं, इंद्रियों के विषय क्या क्या होते हैं बताइए, सेंस ऑब्जेक्ट्स। Food for the tongue, the smell for the nose, sound for the ears. यस। तो देखिए मान लीजिए आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। एक श्लोक आता है, कूर्मा मतंगा पतंगा भृंगा मेनहा हता पंचबीरेव पंच। देखिए आंखों के कारण बारिश के मौसम में देखा है, जो कीट पतंग होते हैं वो गांव में जो चूल्हे रहते हैं ना, चूल्हे पे जो खाना पकाते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। किस कारण बताइए, कौन से सेंस के कारण, कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय के कारण उनका स्वाहा हो जाता है, डेथ हो जाता है बताइए। वो कौन सी इंद्रिय विषयों पे मेडिटेट किए, किससे अट्रैक्ट हुए वो? जो 5 हमारी इंद्रिय हैं ज्ञानेंद्रिया, आंख नाक कान जीवा त्वचा, तो किस इंद्रियों के कारण वो चूल्हे में प्रवेश कर जाते हैं, स्टोव में प्रवेश कर जाते हैं बताइए। आई, So I think skin. या Yeah. करेक्ट। तो ये हो गया पतंग। और कूर्म मतंग पतंग भृंगा, तो एक होता है हिरण। हिरण को कैसे पकड़ा जाता है पता है, कौन से इंद्रिय विषय से पकड़ा जाता है? डियर को शिकार किया Smell किसी for ने? यस, अतुल बता रहे। Eyes. ईयर को पकड़ा जाता है उनके ईयर के थ्रू। यस, सुमित, सुमित का करेक्ट। तो उसको क्या होता है, शिकारी होता है वो बांसुरी फ्लूट वो बजाता है ना, तो वो जो डियर होता है, हिरण होता है, वो भाग नहीं पाता है, उससे इतना अट्रैक्ट हो जाता है, वो शिकारी उसको पकड़ लेता है। वो हो गया कुर्म। फिर हम मतंग, है ना, पतंग। मतंग मतलब क्या होता है? हाथी। एलिफेंट को कैसे पकड़ा जाता है पता है? सब सबको पकड़ना सिखा देते हैं एक्चुअली बहुत बड़ी टीचिंग है इसमें, कि हमारे 500 इंद्रियों के कारण आप देखेंगे ये 5 जानवर है वो पकड़े जाते हैं, वो शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं, है ना। जो एलिफेंट है उसको पकड़ा जाता है, सी एलिफेंट का एक मतलब घास का बनाया जाता है सी एलिफेंट, और उसकी चिंगारी, तो उसके साथ एसोसिएट करने के लिए वो दौड़ा दौड़ा आता है ना। तो स्किन के कारण बेसिकली वो एलिफेंट को पकड़ा जाता है। कूर्मा मतंगा पतंगा भृंगा, और जो भृंग होता है वो है ना कमल, जो लोटस फ्लावर होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है वो। और रात में जब वो जो पूरा फुली डेवलप्ड रहता है, पूरा रहता है, वो रात में क्या होता है सिकुड़ जाता है वो। तो क्या होता है उसके अंदर सिकुड़ के सुबह मर जाता है वो, स्वाहा हो जाता है। हालांकि भंवरा बहुत दीवार के अंदर भी छेद कर सकता है, लेकिन उसके नोज स्मेलिंग में वो इतना अटैच हो जाता है, उससे इतना आसक्त हो जाता है कि वो उसकी डेथ हो जाती है तो क्या, कौन कौन से सेंसेस हो गए हमारे जिनके कारण देखिए ये 4 एनिमल है ना, दे मीट टू डेथ, है उनकी डेथ हो गई। कूर्म मतंग पतंग और भृंग। अब कौन सा सेंस बचा बताइए, और क्या उसका वो एग्जाम्पल हो सकता है? स्किन हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, बचा बताइए कौन सा सेंस बचा? आदित्य ने सही सही आंसर दिया, Eye पीछे से. टंग। आई तो हो गया ना। Tongue. हाँ हाँ कर हाँ हाँ. टंग। और टंग के बताइए कोई ऐसे एनिमल का एग्जांपल बताइए कि टंग के कारण वो पकड़ा जाता है एंड मीट टू डेथ। फिश, करेक्ट शिवानी, मछली का चारा धीरज, शिवानी, यस, एकदम सही जवाब आपका। तो जो कूर्म मतंग पतंग भृंग मीनहा हतः पंचवीर एव पंचः। तो ये जो मीनहा मतलब मछली, फिश, फिश को ऐसे पकड़ा जाता है, टंग के थ्रू पकड़ा जाता है। तो इन 5 जानवरों की देखिए डेथ कैसे हुई, एक एक सेंसेस के थ्रू, केवल एक एक सेंस के कारण। फिर अगली ही लाइन में क्या बोलते हैं श्लोक में, न रह परमादि कतम न हन्येत ये सेवते पंचवीर एव पंच है। तो हमारे तो 500 इंद्रियों के कारण ये 500 इंद्रियों विषयों में लगी रहती है हमारी, तो मनुष्य की नरह, तो उसको तो उसका तो डेथ पक्का है बोले मतलब बाकी जो एनिमल्स हैं मतलब केवल एक सेंस के कारण दे मीट टू डेथ,
और जो मनुष्य है उसके तो 500 इंद्रियां भटकती रहती है, तो कितना डेंजरस है। तो इंद्रियों के विषय इतने खतरनाक होते हैं, यदि उनको कंट्रोल नहीं किया जाए तो दे आर डेंजरस। तो ये भगवत गीता के जो हम श्लोक देख रहे थे, इसमें आप ये ये रिलेटेड था विषयान, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें चला गया। तो देखिए यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ध्यायतो विषयान, तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं, अलग अलग विषय, आंखों से हम सुंदर चीज देखना चाहते हैं, कानों से सुंदर चीज है ना सुनना चाहते हैं, मधुर सुंदर चीज सुनना मतलब मधुर चीज सुनना चाहते हैं, है ना। स्किन से कुछ सॉफ्ट है ना टच करना चाहते हैं हम, और नोज से कुछ फ्रेग्रेंस हम सूंघना चाहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो इन इंद्रियों विषयों का ध्यान करते हुए पुंसः मतलब मनुष्य संगह तेसु उपजायते, उनसे क्या होता है, अटैच हो जाता है, संगह है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते काम, और उस संग अटैचमेंट से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, लस्ट उत्पन्न होता है। और जो काम पूरा नहीं होता तो क्या होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए आपको बताता हूँ, आपकी कॉलेज लाइफ में आप सबसे अच्छा रिलेट कर पाएंगे, है ना। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से आसानी से रिलेट कर लेंगे इससे। कोई लड़का है लड़की के बारे में ध्यान करता है, तो क्या होता है, उसका धीरे धीरे उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती जाती है। और आसक्ति उत्पन्न होते होते क्या होता है, संगात संजायते काम है, प्रबल आसक्ति हो जाती है, काम लस्ट उत्पन्न हो जाता है। फिर उसको लगता है कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ। फिर क्या होता है, यहाँ से दो केसेस बनते हैं काम से, लस्ट से। या तो उसको काम है ना सेटिस्फाई करने को मिल जाए, लस्ट इलिसिट सेक्स के थ्रू, तो क्या होगा, उसका काम पूरा हो जाएगा क्या, वो सेटिस्फाई हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आप लस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना, तो ये आग में घी डालने जैसा है, और बढ़ता है काम, लस्ट मतलब सेटिस्फाई नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक इचिंग। जब किसी को खुजली होती है तो खुजलाने से वो शांत नहीं हो जाती है, इस तरीके से और बढ़ेगा। और दूसरी तरफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका जो काम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, अटैचमेंट है उसकी प्रबल, है ना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उसका, और उसको वो चीज नहीं मिल रही है, तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये भगवत गीता का साइंस है, देखिए एंगर कैसे डेवलप होता है पहले। हाँ, मतलब एंगर का रूट कोज क्या है, उस पे भगवत गीता जा रही है, दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं कि एंगर एंगर मैनेजमेंट, हाँ बी गुड, फील नाइस, दैट्स करेक्ट, मतलब वो ठीक है, लेकिन उसका रूट कोज क्या है, कि हमारे जो अटैचमेंट है सेंस ऑब्जेक्ट से, हम कैसे कंटेम्पलेट करते हैं, स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लीजिए ना। अब स्टार्टिंग में ही गलत चीज़ों पे कंटेम्पलेट मत कीजिए, आप ध्यान मत कीजिए, जो आपको पता है कि ये जो फोर सिंफुल एक्टिविटीज आज जो हमने देखा, मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, तो इन सब पे आप कंटेम्पलेट ही मत कीजिए ना स्टार्टिंग में ही, तो फिर ये सब प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। जो आपका काम है, क्रोध है वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो क्रोध इस तरीके से उत्पन्न होता है, पहले पता तो हो ना क्रोध होता है क्या है। क्या हमारे मटेरियल एजुकेशन में हमने कभी स्टडी नहीं किया है एंगर कैसे डेवलप होता है, एंगर को कैसे कंट्रोल करें, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से कितना रिलेटेड है। एंगर कंट्रोल नहीं होता तभी तो इतनी सारी वायलेंस होती है, हमारे घर में होती है वायलेंस, है ना, समाज में होती है, देश में होती है, दो नेशंस के बीच में होती है, युद्ध चलता है। क्यों चलता है, एंगर की वजह से तो होता है। इस तरीके से अटैचमेंट रहता है, अपने अपने नेशन से रहता है, ये सब चीजें हैं। तो दैट इज द रूट कॉज, ध्यायतो विषयान पुंसः। तो इसको कंट्रोल कर लिया आपने, तो आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। काफी लंबा आंसर हो गया आपका, है ना, सॉरी फॉर दैट, है ना, लेकिन काफी डिटेल में आपको एंगर के बारे में बता दिया, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्या सर बता देंगे। Yes, any more questions? किसी का कुछ तो प्रश्न होगा मन में, चार चार सेशन हो गए हैं। ओके, सो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज की मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पर मेरा एक यस क्वेश्चन यस था सर। यस, श्योर मतलब वंशिका। हम लोग जैसे अब उधर सर जैसे हम लोग वहाँ पे अपने मेडिकल कॉलेज में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड मतलब एनवायरनमेंट रहता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं रहता है तो बहुत सारी चीजों से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वहाँ पे। मतलब प्रोफेसर्स ने कुछ कह दिया, या फिर सीनियर से कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो गया, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ पूरे दिन में।
तो वो फ्रस्ट्रेशन मतलब एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो पाइल अप होता रहता है। तो वो चैनलाइज कैसे कर सकते हैं हम किसी पॉजिटिव चीज में? जैसे अभी आपने मेंशन किया कि मतलब महाभारत का आपने रेफरेंस दिया कि वो एंगर अच्छी चीज के लिए था, और वो हमें पता है कि वो जो हमें वहां पे फ्रस्ट्रेशन होती है वो हमें कंज्यूम करती है, हमारे लिए वो बहुत नेगेटिविटी हमारे अराउंड क्रिएट करते हैं, हमारे दिमाग में भी। तो वो क्या हम चैनलाइज कर सकते हैं किसी तरीके से अच्छी चीज में, और कैसे कर सकते हैं? काफी अच्छा प्रश्न किया है ये प्रश्न। मतलब क्वेश्चन जो है सभी के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है कि हमारे आसपास तो काफी सारी नेगेटिविटी रहेगी, ऐसे कई सारे लोग रहेंगे जिनके बीच में हम अगर कुछ चाहे तो वो नहीं कर सकते, ये फोर्सफुल हो जाते हैं वो सब चीजें करने के जो हम नहीं करना चाहते। तो जब जैसे 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 कि अभी वर्ष ने बताया कि हमारे अंदर जैसे जैसे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा है वो कम होगी, मतलब जो गलत सेंसेस जो हम जा रहे हैं उस जगह, तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। देखिए एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं है आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस का आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं। स्पिरिचुअल होना ये मतलब नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी पर आप उन प्रॉब्लम से अनफेक्टेड रहोगे। भगवत गीता में बताते हैं लाभ अलाभे जय अजय, सुख दुख इन सब में जो समान रहे, दैट इज द मोटो। क्योंकि जैसे कि गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद फिर गर्मी आती है, इसी प्रकार से दुख आएंगे, दुख के बाद फिर सुख आएगा, सुख के बाद फिर दुख आएगा, ये तो साइकिल चलना ही है। बट इन सब चीजों से हमें अफेक्टेड नहीं होना है। हमारा जो मोटिव है वो क्या है, अपने डेस्टिनेशन को अचीव करना या भगवान के प्रति हमें सेवा करना। तो हम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है जो हमने बताया आज, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और ये इन चारों को अवॉइड करके अगर हम अपने आप को रेगुलेटेड रहते हैं तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे अंदर सतोगुण इंक्रीज होता है और फिर हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है। बाकी गौरव सर गाइड कर सकते हैं। हम्म, यहाँ पे कुछ हद तक केशव सर ने क्लियर कर ही दिया। तो ये 4 जो सिंफुल एक्टिविटीज है इनको अवॉइड करके जो जो ABCD फॉर्मूला बताया था उस पर आपको वर्कआउट करना रहेगा। फर्स्ट है एसोसिएशन। आप कॉन्स्टेंटली ऐसे किसी सीनियर के एसोसिएशन में रहिए जो आपको गाइड कर सके, जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं और जो मैच्योर भी हों। मतलब हेल्प तो सभी करना चाहते हैं लेकिन मैच्योरिटी भी होनी चाहिए उनमें, स्पिरिचुअली एडवांस भी होनी चाहिए वो। तो उनसे, क्योंकि आप खुद से कई बार क्या होता है कि हम सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते। कई कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ही कुछ होता है। तो हम उन सीनियर से हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि यदि आप होते तो क्या करते, या मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो फर्स्ट है एसोसिएशन, वेरी पावरफुल। तो हम किन से बात करते हैं, किन से गाइडेंस लेते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है बुक रीडिंग, जैसे भगवत गीता है या ऐसे स्क्रिप्चर्स है जो विजडम, जिनमें विजडम है वास्तव में, प्रैक्टिकली लाइफ कैसा जीना है, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, पहले थ्योरी तो पता हो ना, फिर उसको प्रैक्टिकली लाइफ में लगाएंगे। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, फिर उसको प्रैक्टिकली कैसे लगाएंगे उसका हेल्प भी हम ले सकते हैं। और वैसे आप देखिए जो स्पिरिचुअली थोड़े एडवांस होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम की तरह लगती नहीं है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक, आप ट्रैफिक बाइक से या स्कूटी से मान लीजिए आप जा रहे हैं, रोड से ट्रेवल करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, वंशिका का क्वेश्चन था ना। तो ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हैं रेड लाइट, तो आप वहां पे रुक जाते हैं कि चले जाते हैं आगे? एम आई ऑडिबल? रुक जाते हैं, ओके, धीरज ने बताया रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि बाउंडेशन है ना, कि ट्रैफिक के लॉज हैं, हमको फॉलो करना ही है। लेकिन आप फ्लाइट से जा रहे होंगे, मान लीजिए फ्लाइट से आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है धीरज, और नीचे आपने देखा बहुत नीचे ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है, तो क्या आप रुक जाएंगे? नो सर। हाँ, क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल आपके लिए है ही नहीं, आप बहुत ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं ना। उसी तरीके से जिनकी कॉन्शियसनेस का लेवल, चेतना का लेवल बहुत ऊंचा होता है, उनको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरह लगती नहीं है। जिस प्रॉब्लम में दूसरे लोग जूझ रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया,
उसी समस्या को जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड जो रहते हैं वो जानते हैं दिस इज लॉज ऑफ कर्मा या दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड। तो इस तरीके से वो उसको टेकल कर लेते हैं कि उनको लगता है नहीं कि समस्या समस्या है उनकी। हम्म। शिवानी बोल रही है उन्हें लगता है हरी इच्छा बलवान। यस, लेकिन हरी इच्छा बलवान तो क्या वो कुछ खुद कुछ नहीं करते? हाँ, या दे एक्ट रिस्पॉन्सिबली। बहुत बहुत सारे लोग क्या होता है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, चलो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा कब करनी है? जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, केवल प्रेयर्स है। आपको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, आपको अपना कर्तव्य पूरी मेहनत से करना है। जैसे अर्जुन ने किया, भगवान ने ऐसे नहीं बोला चल सन्यासी बन जा, साधु बन जा, चल छोड़ युद्ध। ऐसे नहीं, पहले एक्ट रिस्पॉन्सिबली, फिर मेरे पे छोड़ दे, फिर बोले कि मैं देख लूंगा। तो जब हम प्रेयर करते हैं तो इस तरीके से करना चाहिए कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लॉर्ड। और जब हम एक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो हमको इस तरीके से एंडेवर करना चाहिए कि सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, इस तरीके से। तो ये पावरफुल प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से है ना, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, चैंटिंग इज वेरी पावरफुल। हरे कृष्ण महामंत्र है, और बहुत सारे भगवान के नाम हैं, उनका जप कर सकते हैं। देखिए आगे की स्लाइड्स में आप सेशंस में देखेंगे, हर कोई चेंट करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सब कोई चेंट करते हैं। वो अलग अलग सब वही भगवान को ही, अल्टीमेटली भगवान एक ही है और उन्हीं को बुला रहे हैं ना। सारे रिलीजन जितने भी है, ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, सब में कोई मतभेद नहीं है। सबका एक ही उद्देश्य है, भगवान को जानना, टू नो गॉड, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। तो ये सब चीज़ें हम आगे के सेशंस में देखेंगे, एक दो सेशन और है बाकी, फिर आपका डिवाइस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलने वाली है टीचिंग्स। आई थिंक इट्स क्लियर वंशिका। एक और क्वेश्चन शायद चैट बॉक्स में है, कैसे सर आंसर दे सकते हैं? सुमित का क्वेश्चन है, सर आपने डेथ का प्रॉब्लम बोला, बट कुछ लोग इससे ब्यूटीफुल गिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ। तो यस, बहुत करेक्ट। भगवत गीता में एक बहुत अच्छी एनालॉजी आती है। आपने देखा होगा, एक जो बिल्ली है, केट जो रहती है, तो वो अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ के लेके जाती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और वही बिल्ली, वही केट, एक जो चूहा रहता है, माउस माइस जो रहता है, उसको भी अपने मुंह में पकड़ के लेके जाती है। अंतर क्या होता है बताइए? वो अपने बच्चे को आराम से सॉफ्टली पकड़ती है और चूहे को मतलब दांत लगा के पकड़ती यस, करेक्ट। वो सेम एग्जाम्पल है डेथ के बारे में। जैसे अभी हमने वो गरुड़ पुराण से एक श्लोक देखा था ना, कि जब व्यक्ति का डेथ होता है तो कोई ना कोई बहाना लेके डेथ आ जाती है, कोई ना कोई उसको डिजीज हो जाती है, बोलते हैं फिर डॉक्टर, अरे हार्ट अटैक आ गया, इसको ये हो गया, वो हो गया है। लेकिन बहुत सारे स्कॉर्पियंस उसको काटते हैं, 30,000 बिच्छू, इस तरीके से, और उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। इतने बिच्छू काटते हैं, उतना उसको पेन होता है किसी का डेथ होता है तो। तभी आप देखिए ना, बहुत सारे लोग क्या होता है, यूरिन स्टूल पास कर देते हैं डेथ के समय। हाँ, तो इतना पेन होता है करेक्टली। तो ये क्या है, जो हाँ, डेथ के रूप में, कालो अस्मि, है ना, भगवत गीता में मामले, मैं काल हूँ। तो काल के रूप में जब डेथ आते हैं और किसी सिंफुल व्यक्ति को ऐसे लेके जाते हैं, सिंफुल व्यक्ति को, है ना, उस चूहे को जब लेके जाते हैं, तो काल कुछ, यमराज कुछ इस तरीके से ही लेके जाते हैं बेसिकली। है, दे बहुत स्कॉर्पियंस, बिच्छू काटने ना, कई हजार बिच्छू काटने जितना उनको पेन होता है। लेकिन उसी जगह जब भगवान के भक्त कोई शरीर छोड़ते हैं, है ना, दे लीव देयर बॉडी वेरी पीसफुली, है ना, पता नहीं चलता, एकदम शांति से अपना शरीर छोड़ देते हैं। सो दे आर जस्ट लाइक किटन्स, है ना, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं वो, उस तरीके से। तो इस कारण सुमित, वो जो है वो ब्यूटीफुल गिफ्ट है डेथ, है ना, क्योंकि दे आर गोइंग, है ना, वो सीधा राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं, और सही है ना। और बाकी जो सिंफुल व्यक्ति है, वो मतलब अ, उससे जा रहे हैं ना, लोकल लोकल कोच रहते हैं ना एकदम क्राउडेड, इस तरीके से। तो ये इस कारण किसी के लिए डेथ मतलब एक डर के रूप में आती है ना, डेंजर के रूप में। और किसी के लिए है ना, जैसे योगी होता है, योगी के बारे में आपने सुना होगा। जैसे योगी मतलब जो भगवान से जुड़ा रहता है, योग, योग मतलब जुड़ना।
आत्मा परमात्मा भगवान से जो जुड़ता है, तो वो अपनी इच्छा से भी शरीर छोड़ते हैं, है ना। तो उनके लिए कोई डेथ पेनफुल नहीं है, वो अपनी इच्छा से भी, जैसे जो हमारे शरीर में चक्कर रहते हैं, अष्ट चक्कर, तो सबसे ऊपर का जो चक्कर रहता है ना, उनसे अपना आज्ञा चक्कर से भी ऊपर जो है, उससे अपना आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। मतलब इच्छा मृत्यु है एक तरीके से, वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं, ऐसा भी है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस कि व्यक्ति, तो वही था कि जो नेक्स्ट लाइफ में कोई व्यक्ति जाता है तो अपने लॉज ऑफ कर्मा और जो उसकी डिजायर जैसी रहती है एट द एंड ऑफ टाइम ऑफ डेथ, उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है, और उसी के हिसाब से उसकी सफरिंग सब वो तय होती है, सब चीज़ें। ये सब वैसे आगे के सेशंस के टॉपिक है डिटेल में, अभी जस्ट खाली ये क्लैरिटी था। ओके, सुमित बोले यस सर आई गॉट इट, थैंक यू सुमित। थैंक यू ऑल ऑफ यू।